Dear students, hello my friends. Once again, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर. स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. तो यहाँ मैंने लिखा स्टूडेंट्स रूल्स फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच. आप पेंसिल में इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ, आप सभी ध्यान देंगे. तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम. इससे पहले कि मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम समझाऊं, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट समझ लीजिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. तो मैं ओरल बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने. डायरेक्ट स्पीच वो होता है, तो डायरेक्ट मतलब आप जैसे DIRECT इसकी स्पेलिंग है डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट लिखा है. तो पहले डायरेक्ट स्पीच समझ लीजिए. डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है स्टूडेंट, जब हम किसी स्पीकर के मैसेज को, यानी जो बोल रहा है उसके मैसेज को पहुंचाते हैं उसके खुद के एक्चुअल वर्ड में, बिना कोई उसमें बदलाव किए. यानी जो स्पीकर है वो सामने सीधा सीधा जो वाक्य बोल रहा है, जो भी उसका स्टेटमेंट है, वो डायरेक्ट स्पीच में आता है. और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि जब हम जो स्पीकर है, बोलने वाला है कोई भी व्यक्ति, उसका जो मैसेज है उसको हम जब पहुंचाते हैं, रिपोर्ट करते हैं अपने शब्दों में, तब वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिए. अभी आप समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पहले पूरी बात समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि हमने कितना सीखा. अब आप देख सकते हैं EX मतलब एग्जाम्पल. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. अब कामा और डबल इन्वर्टेड कामा लगा है. आई विल विजिट यू हियर टुमारो, मैं तुमसे मिलने यहाँ कल आऊँगा. तो ये जो वाक्य है ये डायरेक्ट स्पीच है, और इसका जो नीचे ये बना दिया गया है ये सेंटेंस पूरा, ये इनडायरेक्ट स्पीच है. अब ये कैसे बनता है, यहाँ दैट कैसे लगा, यहाँ ही कैसे हुआ, ये अलग बात है, मैं आपको अभी समझाऊंगा. लेकिन ये जो वाक्य लिखा है इन्वर्टेड कामा में, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया स्टूडेंट, ये डायरेक्ट स्पीच. और ठीक उसके नीचे जो सेंटेंस, इसी को हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में. और यही डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का हम रूल्स आपको यहाँ समझाने चल रहे हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको ये जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का रूल्स है, इसमें चेंजेज ऑफ टेंसेज आता है. तो चेंजेज ऑफ टेंसेज में स्टूडेंट्स ये जो सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट लिखा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. और अगर सिंपल पास्ट टेंस आएगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा. लेकिन अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये टेंसेज आएंगे कहाँ. ये सभी के सभी जो लिखे हैं ये पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, सामने दिया है. तो ये जितने भी टेंस हैं ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6. ये जो 6 टेंसेज हैं ये आपके डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे. अब आपके मन में फिर प्रश्न आया होगा कि डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल से. ये जो सामने जैसे ही सेड, इसमें स्पीकर कौन है, ही, और इसके द्वारा जो कही गई स्टेटमेंट है ये इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है. देखिए लिखा है ना, आई विल विजिट यू हियर टुमारो. तो ये जो इन्वर्टेड कामा में लिखा गया स्टेटमेंट है, इसको कौन बोल रहा है, ही, और ही स्पीकर है. तो ये जो सेंटेंस होता है, जो बोला गया स्टेटमेंट है, यही आपका डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. इसी डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में ये सारे के सारे जितने भी सभी दिए हैं ये टेंस आएंगे. तो इनको इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें चेंज कर देंगे हम, जो सामने हमने लिखा है. खैर, ये आपको एग्जाम्पल से भी मैं अभी ले चलूँगा, दिखाना बाकी रहेगा. तो चलिए, दूसरा पॉइंट है चेंजेज ऑफ एडवर्ब्स एंड मॉडल. इसको आप फटाफट समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. नाउ देन में चेंज होगा, दिस दैट में, दिस दोज में, हियर देयर में. टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में चेंज होता है. और एस्टरडे आएगा तो 3 वर्ड है, द प्रीवियस डे लिख सकते हैं, लास्ट डे भी लिख सकते हैं, द डे बिफोर भी लिख सकते हैं. किसके स्थान पे, एस्टरडे अगर दिया रहेगा तो. अब लास्ट नाइट आएगा तो द नाइट बिफोर भी लिख सकते हैं, प्रीवियस नाइट भी लिख सकते हैं. और कैन कुड में जाएगा, मे माइट में जाएगा. और स्टूडेंट विल और सेल जो आएगा ना, वो दोनों वुड में बदलेगा, शुड में नहीं बदलेगा. इसको आप हटा देंगे तो विल और सेल दोनों वुड में बदलेगा. अब आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपको इसको भी दिखा सकता हूं. आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये टुमारो वर्ड आया है, तो टुमारो की जगह पे द फॉलोइंग डे भी लिख दिया. यहाँ द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है कि आपका ये टुमारो है
तो द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है टुमारो की जगह पे द फॉलोइंग डे। तो जैसे जैसे एग्जाम्पल में समझाऊंगा वो समझ में आएगा। तो ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए एगो बिफोर में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा, टू नाइट दैट नाइट में चेंज होगा, मस्ट हैड टू में चेंज होगा। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं मे माइट में चेंज होगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब कॉमन रूल्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन रूल्स में 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो कॉमन रूल्स में जो 3 पॉइंट हैं स्टूडेंट्स, आप सभी देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, सभी का ध्यान होना चाहिए। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट फॉर्म। देखिए वर्ब फॉर्म कितना होता है, 5 होता है। V1 प्रेजेंट होता है, V2 पास्ट फॉर्म होता है। तो पास्ट फॉर्म को ही सेकंड फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है कि इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन, दी गई हो पास्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, देन चेंजेस विल हैपन इन डायरेक्ट आर रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच दोनों सेम नाम है, इसीलिए मैंने स्लैश करके लिखा है। तो डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में जो हैपन होगा, क्या हैपन होगा, चेंजेज हैपन होंगे, मतलब वहाँ बदलाव होगा। कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में दी गई हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, आप समझ लीजिए पूरी बात। अब देखिए इसमें लिखा है ही सेड टू मी। इसमें सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये से फर्स्ट फॉर्म होता है और से का सेकेंड फॉर्म क्या है, सेड। तो ये देखिए पास्ट फॉर्म में है। तो वही बात यहाँ कहा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो सेकंड फॉर्म में, तब चेंजेज हो जाएगा डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच कहाँ है स्टूडेंट, आप देख लीजिए यही है। ये इन्वर्टेड कामा का सेंटेंस क्या कहलाता है, डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। तो इसमें बदलाव हुआ है, आप देख लीजिए आई की जगह ही लगा है, विल का उड हो गया है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखा ना विल और सैल आएगा तो किस में चेंज होगा, उड में। तो ये पूरी बात अभी आपको समझ में आने वाली है। तो देखिए इसमें इस तरीके से विजिट यू की जगह पे मी हो गया। अब क्यों हुआ है आपको अभी समझाते हैं हम। टुमारो की जगह पे द फॉलोइंग डे। अभी पार्ट वाइज समझा रहे हैं हम स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अभी कंप्लीट रूप से नहीं समझा रहे हैं आपको। तो चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, इफ सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जहां सार्वभौमिक सत्य हो, देन देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्ट आर रिपोर्टेड स्पीच। कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां सार्वभौमिक सत्य हो, सार्वकालिक सत्य हो, वहां डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। अब आप सोचेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे आता है सेंटेंस में। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है ना, वो शायद मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको ओरल बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कोई सेंटेंस में बोल रहा हूँ, द टीचर सेड, टीचर ने कहा। अब इन्वर्टेड कामा में लिखा है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मान लीजिए इंग्लिश में सेंटेंस आ गया, द टीचर सेड, टीचर ने कहा। अब देखिए सेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में दिया है सेड, लेकिन आगे लिखा है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये सेंटेंस कैसे माने जाएंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस माने जाएंगे। तो इसमें बदलाव नहीं होगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। थर्ड पॉइंट देखिए आरवी। अब मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म दे दिया है आरवी। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट आर फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया हो प्रेजेंट या फ्यूचर में, देन देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्ट आर रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे से होता, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, तो सेज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट फॉर्म। या फिर यहाँ ऐसे लिखा हो ही विल से टू मी, वो मुझसे कहेगा। तो यहाँ अगर प्रेजेंट या फ्यूचर जैसा इंडिकेशन आता है, प्रेजेंट होता तो यहाँ सेज होता, और अगर यहाँ फ्यूचर होता तो क्या होता है स्टूडेंट, ही विल से। तो अगर यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर इंडिकेशन दिखेगा तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में। तो वही मैंने लिखा है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट आर फ्यूचर, देन देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्ट आर रिपोर्टेड स्पीच। अब चलिए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। अब अगला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का रूल्स। तो असर्टिव मतलब साधारण वाक्य। तो इसको आप इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल्स है, इसको 4 सेंटेंसेज में आप समझ सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 3rd नंबर पे इम्परेटिव सेंटेंस, और 4th पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स चलिए इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए,
असर्टिव सेंटेंस में क्या लिखा है हमने, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो आएगा वो चेंज हो जाएगा इनटू टोल्ड में। मतलब जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होगा, कोई भी असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में जो सेड टू आएगा उसमें उसको किस में चेंज करा देंगे हम, टोल्ड में बदल देंगे। रिमूव इन्वर्टेड कामा, ये जो इन्वर्टेड कामा है इनको रिमूव कर देंगे। एंड यूज दैट, और इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स आपने असर्टिव सेंटेंस का नियम यहाँ पे 2 पढ़ लिया। अब असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये देखिए यही फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई विल विजिट यू हियर टुमारो, मैं तुमसे मिलने यहाँ पर कल आऊँगा। तो अब देखिए आप, ये असर्टिव सेंटेंस है, कैसे पता हमें भाई, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव का मतलब साधारण वाक्य। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये देखिए जैसे व्हाई आर यू नॉट कमिंग होम, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। कैन यू सॉल्व दिस सम टुडे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये नियम नहीं लगेगा। और उसके आगे इंपरेटिव वाक्य है और उसके नीचे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए असर्टिव का मतलब सिंपल सेंटेंस, यहाँ सेड टू हम टोल्ड में बदल देंगे। ये देखिए आप, ही रखा, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया और उसके बाद मी लिख दिया हमने। क्लियर, ही टोल्ड मी। अब इसके बाद इन्वर्टेड कामा, ये देखिए आपका इन्वर्टेड कामा है, इसको हमने हटा दिया तो क्या लगा दिया, दैट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये विल विजिट आपका वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये आई सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो किसके लिए आया है, ये कौन बोल रहा है, ही। ये ही जो स्पीकर है ये खुद आई बोल रहा है, वो अपने आप को आई बोलेगा, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। क्लियर, तो आई की जगह ही आ जाएगा। विल का उड होगा, जैसा कि मैंने पहले ही दिखा दिया, विल और सैल आया तो उड, ठीक है, हमने कर दिया। उसके बाद विजिट, अब यू की जगह, ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आई सब्जेक्ट है, ये दोनों वर्ब हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे यू किसको बोला जा रहा है, मी को। तो उसने मुझसे कहा, तो मी मतलब मुझे होता है, तो मी खुद ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसीलिए यू के स्थान पे मी आ गया है। और हियर शब्द देयर में चेंज होगा, ये भी आपने देखा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है हियर किस में चेंज होगा, देयर में। यानी इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि किस में चेंज हो रहा है, और टेंस कैसा है ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो कॉमन रूल्स मैंने बताया वो भी ध्यान में रखना है। और असर्टिव सेंटेंस का तो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ समझा ही दिया, तो आप समझ गए। ही टोल्ड मी दैट ही वुड विजिट मी देयर, और टुमारो किस में बदलेगा, द फॉलोइंग डे में। तो ये बन गया आपका, ये डायरेक्ट स्पीच था और हमने इसको क्या बना दिया, ये देखिए नीचे वाला इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारा रूल्स आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और बहुत ज़बरदस्त है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए सभी। इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड आर इंक्वायर्ड ऑफ। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा ना, वहाँ सेड टू को तुरंत आस्क्ड में बदल देना या इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों में से कोई एक में। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर, इफ़ आर एस डी एस। अब आप थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गए होंगे, आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, अब मैंने शॉर्ट कर दिया है स्टूडेंट, और डी एस मतलब डायरेक्ट स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच कहिए या डायरेक्ट स्पीच कहिए, दोनों एक ही है, इसीलिए मैंने स्लैश कर दिया। तो अगर रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो रहा है विथ डब्ल्यू एच वर्ड से, अगर डब्ल्यू एच से रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो रहा है, देन नो यूज ऑफ कंजक्शन, तब कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। जैसे इफ वेदर दैट आता है ना, ये सब कुछ नहीं लगेगा अगर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो। और अगर आर एस डी एस मतलब रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होगा मॉडल से, मॉडल्स आप जानते हैं स्टूडेंट, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, मे, माइट, ये सभी वर्ड क्या हैं, ये मॉडल्स कहलाते हैं, इनको मॉडल वर्ड बोलते हैं। तो अगर आर एस डी एस हमारा रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो किससे, इन सभी वर्ड से, मॉडल से, तो वहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज कर लेंगे रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कामा। वहाँ इन्वर्टेड कामा हटाने के दौरान, रिमूवल मतलब हटाने, ड्यूरिंग माने दौरान, इन्वर्टेड कामा हटाने के टाइम पे वहाँ इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक लगा देंगे, चाहे इफ़ लगा देंगे चाहे वेदर। कब, जब हमारा ये मॉडल से शुरुआत होगा, किसकी, डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच की। अब मैं आपको ये चौथा पॉइंट समझा दूं, फिर आपको सेंटेंस में लेके चलता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमेशा चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य सिंपल साधारण वाक्य में बदल जाएगा। अब ये चारों नियम कैसे अप्लाई हो रहे हैं, चलिए एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट्स हमारे साथ। पहला एग्जाम्पल ये रहा, मदर सेड टू मी,
माँ ने मुझसे कहा वाई आर यू नॉट कमिंग होम दिस ईयर, आप इस साल घर पर क्यों नहीं आ रहे हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख लीजिए ये सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल दीजिए आस्क्ड में। ये देखिए मैंने चेंज कर दिया है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया। तो मदर आस्क्ड मी। अब वाई है तो वाई को वाई ही लिखेंगे, क्यों, ये देखिए सेंटेंस में कि अगर रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट है WH वर्ड से देन नो यूज ऑफ कंजक्शन। तो देखिए हमने यहाँ पे कोई कंजक्शन लगाया है, जैसे इसमें दैट लगा था, इसमें हमने कुछ नहीं लगाया, तो वाई का वाई ही लिख दिया। अब टेंस पहचानिए स्टूडेंट्स, कौन सा है ये, वाई आर यू नॉट कमिंग। देखिए आर लगा है और ING लगा है वर्ब में, तो इज एम आर प्लस ING अगर आता है वर्ब में तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए आप टेंस भी देखना पड़ेगा आपको। ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, वाज वर प्लस ING। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए। ये देखिए, अब देखिए, अब आपको स्टूडेंट ये भी देखना पड़ेगा कि ये यू किसको बोला जा रहा है, ये मी के लिए आया है। तो आपको पता है यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो मी के लिए आ रहा है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। ये देखिए आई लिखा है मैंने, क्लियर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे ये जो यू है किसके लिए आया है, मी के लिए। अब चूंकि ये यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। तो वाई आई, उसके बाद वाज नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है हमें। वाई आई वाज नॉट कमिंग होम, दिस किस में बदलेगा, दैट और ईयर। अब देखिए दिस का दैट हो गया है, ये देख लीजिए दिस का दैट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कहा है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा असर्टिव में, तो ये देखिए भले ही WH वर्ड है लेकिन असर्टिव में चेंज हो गया है। कैसे, अगर ये वाई के बाद यहाँ पे यू चूंकि मी के लिए आया था, चूंकि यू यहाँ सब्जेक्ट है तो मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आई है। अगर इस वाज को हम यहाँ पे लिख दें वाई वाज आई, तब ये इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही बना रह जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा WH वर्ड के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट वाला वर्ड लिखना है, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी। आप देखिए इसमें देख लीजिए, इसमें वाई लगा है WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आया है आर, और उसके बाद ये सब्जेक्ट आया है, तब इसमें यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा है। और यहाँ पे मैंने वाई के बाद आई लिखा और तब उसके बाद वाज नॉट कमिंग होम दैट ईयर। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया WH वर्ड का। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स मॉडल का। तो मॉडल आएगा ये सब, तो वहाँ इफ़ या वेदर लगाना है इन्वर्टेड कामा हटाते समय। चलिए ये देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल के बारे में दिखा रहा हूँ आपको। अब एग्जाम्पल आप देखेंगे, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, कैन यू सॉल्व दिस सम टुडे, क्या आप इस सम को आज सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो जैसे ही क्वेश्चन मार्क होगा सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे आप। द टीचर आस्क्ड मी। अब चूंकि ये डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है, मॉडल से। भाई इज एम आर कैन कुड मे माइट ये सब क्या होता है, मॉडल होता है। तो आपने पढ़ा ना यहाँ पे कि अगर RAS DS मॉडल से स्टार्ट होगा तो क्या यूज करेंगे, इफ और वेदर, और WH वर्ड आएगा तो कुछ नहीं आएगा, नो यूज कंजक्शन। तो देखिए इसमें वाई का वाई ही लिखा था हमने, लेकिन इसमें कैन से स्टार्ट हुआ है मॉडल से, तो इफ और वेदर लगा दिया। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बना दो, सिंपल सेंटेंस। तो स्टूडेंट देखिए यू किसके लिए आया है, आपको तय करना पड़ेगा। टीचर ने मुझसे कहा, तो मी के लिए ही ये यू बोला जा रहा है। तो अब इस वाक्य में ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो आया किसके लिए है, मी के लिए। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, आई, और कैन किस में बदलेगा, कुड। तो इफ और वेदर तो लग ही जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटेगा। तो इफ या वेदर लगाइए, दोनों में से एक लगाएंगे तो भी चलेगा। इफ आई, कैन का कुड, सॉल्व, दिस का दैट, फिर सम, और टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। इसको आप अच्छे से जानते हैं। ये देखिए टुडे दैट डे में चेंज हो गया है, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है स्टूडेंट्स, क्लियर। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये जितनी भी बातें लिखी गई हैं आप इस दो एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। ये मदर सेड टू मी इसमें, और द टीचर सेड टू मी, ये WH वर्ड स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे मॉडल स्टार्ट कर दिया है, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ लेके चलते हैं। फटाफट हमारे साथ नियम समझ लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा,
बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस मतलब समझ, अकॉर्डिंग टू सेंस इन RSDS मतलब रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच में जो सेंस दिया रहेगा, भाव, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू होगी चेंज इनटू, उसको बदल देंगे ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। मतलब जो हमारा रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें जो सेंस होगा उसके अनुसार ना हम रिपोर्टिंग वर्ब जो भी हमारी सेड टू आएगी या कोई दूसरी भी वर्ब हो सकती है उसको हम, अगर आदेश है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड लिखेंगे, अगर कोई प्रार्थना या विनती कर रहा है तो सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, कहीं सलाह दिख रहा है तो सेड टू को हम एडवाइज में बदल देंगे, और अगर कहीं सुझाव या प्रस्ताव दिख रहा है तो सेड टू को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें स्टूडेंट कि रिपोर्टेड और डायरेक्ट स्पीच को ज्वाइन करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के साथ, हमेशा 2+ वर्ब का यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस हैं ये तो रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच हैं। अब यहाँ एक नई बात आ गई है रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच ठीक उसके आगे के पूरे वाक्य हो जाते हैं। ये जो स्पीकर का बोला गया पूरा सेंटेंस है, सामने वाला सेंटेंस तो रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ पेंसिल से, रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच जो बोली गई बात है, और उसके ठीक आगे जो ये सेंटेंस लिखा होता है ये क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। याद रखिएगा इसको। तो रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ जब भी जोड़ेंगे 2+ वर्ब का यूज करते हुए, ये देखिए लिखा है मैंने 2+ वर्ब का यूज करते हुए। सम टाइम इन प्लेस ऑफ डोंट, कभी कभी डोंट के स्थान पे फॉरवर्ड का यूज करते हैं स्टूडेंट। जहाँ पे डोंट आएगा सेंटेंस में, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में, वहाँ पे फॉरवर्ड का यूज करेंगे, और जब भी फॉरवर्ड का यूज करेंगे वहाँ नॉट नहीं आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड खुद निगेटिव वर्ड है, मना करना। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ से समझेंगे स्टूडेंट, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। द गार्डनर सेड टू द बॉयज़, गार्डनर ने लड़कों से कहा डोंट प्ले क्रिकेट हियर, यहाँ क्रिकेट मत खेलो। तो वो क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है सभी बच्चों को। तो सेड टू को किस में बदल दिया, ऑर्डर्ड में। देखिए द गार्डनर ऑर्डर्ड द बॉयज़। अब डोंट का नॉट निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, नॉट और टू से जोड़ दीजिए 2+ वर्ब। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो इन दोनों को किससे जोड़ेंगे, 2+ वर्ब से। ये देखिए यही तो लिखा है मैंने, रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच ज्वाइन होगा रिपोर्टिंग स्पीच से 2+ वर्ब का यूज करते हुए। तो ये देखिए मैं कर दिया, द गार्डनर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू प्ले क्रिकेट देयर, टू प्ले क्रिकेट देयर। ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर डोंट को फॉरवर्ड में यहाँ यूज करना है तो कैसे बोलेंगे, द गार्डनर फॉरवर्ड, सेड टू की जगह फॉरवर्ड कर दीजिए, द गार्डनर फॉरवर्ड द बॉयज टू प्ले क्रिकेट देयर। तब नॉट नहीं आएगा, क्योंकि डोंट के स्थान पे अगर यहाँ आप फॉरवर्ड लिख देंगे तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा। क्लियर, यही बात यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं आप कि डोंट के बदले में क्या यूज करना है आपको, फॉरवर्ड। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सभी लोग ध्यान देंगे। करण सेड टू मी, करण ने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी नाउ, कृपया करके मेरी अभी मदद करें। तो ये प्लीज़ क्या है आपको पता है, ये प्लीज़ क्या है, रिक्वेस्टेड आएगा। अब सेड टू किस में चेंज होगा, अब सेड टू रिक्वेस्टेड में होगा। ये पहले वाले एग्जाम्पल में गार्डनर में जो सेड टू आया था ये ऑर्डर्ड में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ ऑर्डर का भाव आ रहा था कि यहाँ क्रिकेट मत खेलो, माली ने आदेश दिया, तो इसीलिए इसमें ऑर्डर्ड लिख दिया था मैंने। और अगर कोई सेनापति वगैरह, सोल्जर या सिपाही वगैरह कभी ऐसी बात आए स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आप जानते हैं वहाँ कमांडेड कर देंगे अगर ऑर्डर का भाव आ रहा है तो। क्लियर। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे करण होगा और सेड टू किस में बदलेगा, रिक्वेस्टेड, करण रिक्वेस्टेड मी। अब ये प्लीज़ किस में इन्वॉल्व हो गया, रिक्वेस्टेड में समाहित हो गया, अब प्लीज़ का काम नहीं है। तो करण रिक्वेस्टेड मी, अब टू से जोड़ दीजिए, टू हेल्प मी नाउ, टू हेल्प। अब मी का क्या होगा, हिम, और नाउ का देन में होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा, और नहीं भी लिखा है तो लिखा है नाउ देन में चेंज होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मी की जगह हिम क्यों आया। तो करण ने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी नाउ, ये मी कौन बोल रहा है, करण बोल रहा है। तो करण थर्ड पर्सन सिंगुलर है मेल में, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल में ये मी अपने लिए वो खुद बोल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हिम,
क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव है, तो करण को अगर सब्जेक्ट में हम बोलते तो ही बोलते, लेकिन चूंकि मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ करण का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, और नाउ देन में चेंज हो जाएगा। और ये वर्ब है तो वर्ब के आगे टू लग जाएगा, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं। यहाँ टू प्लस वर्ब से हम ज्वाइन कर देते हैं सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। तो ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे ये करण रिक्वेस्टेड मी अप टू, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। दोनों को टू प्लस वर्ब से जोड़ दिया गया है। क्लियर। चलिए अगली लाइन, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, क्या कहा, टेक बेड रेस्ट टू रिमेन हेल्दी। ये सजेशन है कि आराम करो बिस्तर पर स्वस्थ रहने के लिए। तो यहाँ देखिए क्या लिखा जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, चूंकि सेड टू किस में बदलेगा, सलाह में, तो एडवाइज्ड आ जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, अब टू से जोड़ दीजिए, टू टेक बेड रेस्ट टू रिमेन हेल्दी। इसमें कोई भी वर्ड बदलने लायक नहीं है, तो सेम टू सेम लिख दिया। क्लियर। तो ये एडवाइस का हो गया, रिक्वेस्टेड का हो गया, ये ऑर्डर्ड का हो गया। ये देखिए गार्डनर वाला शब्द मैंने फॉरवर्ड लगा के भी बनाया है, देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। माय ब्रदर सेड, मेरे भाई ने कहा, यू शुड अपीयर इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको कंपटिशनल प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहिए। तो ये सजेशन या प्रपोजल है। कभी कभी एडवाइस भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो माय ब्रदर सेड की जगह सजेस्टेड या एडवाइस कर दीजिए, सुझाव या सलाह, कोई दिक्कत नहीं है। माय ब्रदर सजेस्टेड या एडवाइज्ड मी। अब यहाँ मी क्यों आ गया, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। ये यू बोला गया है, तो यू, मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें, यानी सामने मैं ही हूं, इसलिए यहाँ पे मी लिखा गया है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है। क्लियर। तो इसको कैसे लिखेंगे, माई ब्रदर सजेस्टेड एडवाइज्ड मी, अब टू से जोड़ दीजिए, टू अपीयर इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्लियर। तो अब चलते हैं अगली लाइन, अगला सेंटेंस। ग्रैंडफादर सेड टू द चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर ने बच्चों से कहा, क्या कहा, लेट अस गो टू वॉक इन द पार्क, आओ चलें पार्क में टहलें। तो आओ पार्क में टहलने के लिए चलें। तो ये जहां भी लेटस आए स्टूडेंट, तुरंत आप सजेस्टेड या प्रपोज्ड लगाइएगा, क्योंकि ये सुझाव या प्रस्ताव को बताता है। क्लियर। तो ग्रैंडफादर सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सेड टू की जगह पे, फिर द चिल्ड्रन, अब दैट लगाएंगे, जहां भी लेटस आ रहा है वहां दैट लगाइए। अब अस, वो अपने आप को अस बोल रहे हैं, लेकिन हम उनको सब्जेक्ट में क्या बोलेंगे, दे। और जहां भी लेटस वाला वाक्य आता है वहां शुड जरूर आता है, याद रखिएगा। दैट दे शुड गो टू वॉक इन द पार्क, टू वॉक इन द पार्क। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, एक और बनेगा इसका, बहुत सिंपल है वो। ग्रैंडफादर सजेस्टेड या प्रपोज्ड द चिल्ड्रन टू गो टू वॉक इन द पार्क। अगर आप ये दैट दे शुड नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको हटा करके आप यहाँ टू लगा दीजिए, टू गो टू वॉक इन द पार्क, तो भी राइट है आपका, क्योंकि टू से ये इंपेरेटिव सेंटेंस जुड़ता है, आप देख चुके हैं पहले। ये देखिए अब एक लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, जिसके लिए आपको थोड़ा सा रूल समझना होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का रूल्स है। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंस गिवन इन RSDS, मतलब रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच में जो सेंस दिया गया होगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किसमें, एक्सक्लामेटरी में, वो किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, डॉट 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 एटसेट्रा। कहने का मतलब अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो वहां सेड टू को हम, अगर सेंटेंस में आश्चर्य का भाव आ रहा है तो वहां एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कर सकते हैं सेड टू की जगह। अगर उस सेंटेंस में खुशी का भाव आ रहा है, ज़्यादा आनंद हो रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ऐसा वर्ड लिख सकते हैं। और अगर वहाँ ज़्यादा दुख या उदासी का माहौल है तो हम सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, एक्सक्लेम्ड विथ सारोनेस। और अगर कोई पश्चाताप की भावना आ रही है तो रिग्रेट मतलब पश्चाताप होता है, तो वहाँ सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, यानी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। और रिमूव द वर्ड सच एज हुर्रा, अलास, वाव, आउच, ओ, फाई फाई एटसेट्रा इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड्स, यूज कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। मतलब ये जितने वर्ड आते हैं ना, हुर्रे, अलास, वाव, आउच, इन सबको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और इन प्लेस ऑफ दीज वर्ड, इन वर्डों के स्थान पर कोई दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब होता है पूरक शब्द, मतलब जिस तरीके का भाव सेंटेंस में आ रहा हो, इन शब्दों को हटा करके अपने मन से
उस सेंटेंस में जो भाव आ रहा हो वैसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर लेना। ऑल्सो रिमूव WH वर्ड, और WH वर्ड का भी रिमूव कर देंगे, मतलब वहाँ से हटा देंगे। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हमेशा चेंज कर देंगे असर्टिव में। जिस तरीके से आपने इंट्रोगेटिव में देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, असर्टिव में, उसी तरीके से यहाँ भी है स्टूडेंट्स कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस में चेंज हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस में। तो चलिए ये 4 नियम जो लिखा है हमने, इसको आप अप्लाई कर लीजिए सेंटेंस पे। द विजिटर सेड, विजिटर ने कहा, व्हाट एन अट्रैक्टिव हिल स्टेशन इट इज़, कितना आकर्षक ये पहाड़ी स्टेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये कोई आगंतुक है, विजिटर देखने गया है पहाड़ी स्टेशन, उसको आश्चर्य हो रहा है हिल स्टेशन देख के। तो हम सेट की जगह क्या लिखेंगे, द विजिटर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ये देखिए मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस से किसका इंडिकेशन पता चल रहा है हमें, सरप्राइज, आश्चर्य का भाव पता चल रहा है। तो हम जब सेंटेंस से खुशी का भाव प्रकट हो तो एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, अगर यहाँ दुख का भाव प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारोनेस, ऐसे लिखते जाएंगे। और सेंटेंस से पता चल जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी रहता है रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच में। तो आप देख सकते हैं द विजिटर, अब सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, दैट लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, आपने खुद देखा कि यहाँ पे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो किस में चेंज होगा, असर्टिव में, तो असर्टिव में दैट लगता है, तो दैट लगाएंगे। अब इट, अब इज का वाज चेंज हो गया, ये प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएगा ही जाएगा। दैट इट वाज, अब देखिए अपने मन से एक वर्ड लगाया मैंने, व्हाट को हटा दिया, WH वर्ड निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना आपने, रिमूव WH वर्ड। और ये फाई, एलास, वाव, ये सभी वर्ड भी अगर आएंगे तो इनको भी निकालना होगा, हालांकि यहाँ पे नहीं है। तो दैट के बाद इट वाज वेरी, अब WH ये व्हाट के स्थान पे हमने वेरी लगा दिया, वेरी अट्रैक्टिव हिल स्टेशन। द विजिटर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, अब दैट के बाद इट वाज वेरी, अब व्हाट के स्थान पे वेरी लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, अट्रैक्टिव हिल स्टेशन, अट्रैक्टिव हिल स्टेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार धीरे धीरे ये दिखा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट या इसको रोक करके लिख सकें या सीख सकें। मान लीजिए वीडियो में कहीं इधर उधर हो गया हो, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहले रूल्स को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है तो उसको प्रैक्टिकली यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं उनके साथ आप समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं अपने मन से, उसके द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस तरीके से भी एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान देंगे, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है एग्ज़ाम में। ये देखिए लिखा है, रीड द डायलॉग, डायलॉग को पढ़िए। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से ही तो हम डायलॉग सीखते हैं। तो देखिए लिखा है, डायलॉग मतलब संवाद या बातचीत। डायलॉग को पढ़िए एंड कंप्लीट द इनडायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट नरेशन को पूरा करिए, मतलब कंप्लीट करिए। गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से करेक्ट ऑप्शन को चुनते हुए नीचे दिए गए इनडायरेक्ट नरेशन को कंप्लीट करिए। तो चलिए हमारे साथ सबसे पहले डायलॉग राइटिंग यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रेरणा, प्रेरणा कोई फीमेल है, तो वो बोल रही है, आर यू गोइंग फॉर द पिकनिक, क्या आप पिकनिक जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए कन्वर्सेशनल इसको बोलते हैं, और अभी तक हमने जो क्या पढ़ा था वो सेंटेंस वाइज पढ़ा था। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा केवल समझने की ज़रूरत है। तो चलिए देखिए मेरे साथ, प्रेरणा ने क्या कहा, क्या आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है स्टूडेंट्स, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि टेंस का चेंज आएगा, एडवर्ब या मॉडल्स का चेंज आएगा, फिर उसके बाद सेंटेंस कॉमन रूल समझना है, फिर सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी आपको समझना पड़ेगा। और इसके इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया, जैसे इम्परेटिव में क्या क्या भाव आता है, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये सब आएगा। और एक्सक्लेमेटरी में क्या आता है, ज़्यादा सरप्राइज हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस, रिग्रेट, ये सब का भाव आता है। और इंट्रोगेटिव तो आपको पता ही रहेगा, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। असर्टिव तो सिंपल सेंटेंस सीधा सीधा होता है। तो चलिए मेरे साथ देखिए स्टूडेंट सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया,
तो प्रेरणा ने कहा कि क्या पिकनिक के लिए आप जा रहे हो? तो राम ने कहा नो, नहीं, आई कैन नॉट। अब यहाँ शॉर्ट में ही लिखा है आई कैन नॉट, लेकिन आप चाहते तो यहाँ लिख सकते थे गो, नहीं मैं नहीं जा सकता, बिकॉज माई फादर इज अनवेल, क्योंकि मेरे पिताजी ठीक नहीं हैं। अनवेल मतलब वो वेल नहीं है, मतलब अच्छे नहीं हैं, शायद उनकी तबीयत खराब है। तो प्रेरणा कह रही है कि आई विल प्रे टू गॉड। प्रेरणा कहती है कि मैं गॉड से प्रे करूंगी फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, उनकी तेजी से स्वस्थ होने के लिए मैं गॉड से प्रे करूंगी। अब ये देखिए, ये प्रेरणा ने कहा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा इजी है, ये सॉल्व किया हुआ है, केवल हमें यहाँ पे जो वर्ड यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है, ऐसे भी एग्जाम में आता है, तो यहाँ फिल कर देना है बस, ये तो बहुत इजी है। तो चलिए पहली लाइन में क्या लिखा है स्टूडेंट्स? प्रेरणा, प्रेरणा है तो प्रेरणा का नाम लिख दिया। प्रेरणा वांटेड टू नो, प्रेरणा जानना चाहती थी फ्रॉम राम। तो अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि यहाँ वांटेड टू नो अगर नहीं होता, ये फ्रॉम भी नहीं होता, तो डायरेक्ट हम प्रेरणा आस्क्ड लिख सकते थे, प्रेरणा आस्क्ड राम। क्यों? क्योंकि यहाँ सामने क्या है, कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम ये जो सेंटेंस लिखा है वांटेड टू नो फ्रॉम, मान लीजिए नहीं होता और यहाँ फिल इन द ब्लैंक होता, तो हमें क्या पता कि यहाँ वांटेड टू नो आएगा, तो हम आस्क्ड भी यहाँ लिख सकते थे। तो कोई बात नहीं, इसने तो दिया है, तो केवल जो बाकी है वही हम फिल करेंगे। प्रेरणा वांटेड टू नो फ्रॉम राम, प्रेरणा राम से जानना चाहती थी। अब स्टूडेंट्स आपसे मैं जानना चाहता हूं, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, इफ अनलेस दैट, यहां पे क्या आएगा? इफ आएगा। क्या आएगा? इफ आएगा। अब आप बोलेंगे कैसे मुझे पता? आप खुद देखिए, अभी मैंने पढ़ाया, ये आपका क्या है, भले ही यहाँ इन्वर्टेड कामा नहीं है, लेकिन प्रेरणा चूंकि स्पीकर है, स्पीकर ने जो वाक्य बोला होता है उसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर उसकी शुरुआत मॉडल से हो, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या है? मॉडल्स है। तो ये देखिए मॉडल से शुरुआत हुआ है ना, तो अगर मॉडल से शुरुआत हो रहा हो सेंटेंस का, तो हम इफ या वेदर लगाते हैं। जैसा कि ये देखिए मैंने दिखाया है कि रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट विथ मॉडल्स, मॉडल्स इज, एम, आर, ये सब, विल, सेल, ये सब क्या है? मॉडल्स है। तो वहाँ यूज करेंगे इफ या वेदर और इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इफ आ गया, क्लियर, पता चल गया ना, ये आर है ना स्टार्टिंग में, इसीलिए यहाँ इफ आएगा। अब देखिए सब सॉल्व किया हुआ है, ये 3 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे एग्जाम में, तो 3 में से एक आपको यहाँ राइट है, तो वो फिल कर दो। अब इफ के बाद क्या आएगा? अब ये यू किसको बोला जा रहा है? राम को बोला जा रहा है। प्रेरणा ये यू किसको बोल रही है? ये राम को बोल रही है, तो राम के लिए क्या होगा? ही आएगा, ही। अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज होगा? असर्टिव सेंटेंस में। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो किस में बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। देखिए लिखा मैंने, इफ ही वॉज गोइंग फॉर द पिकनिक, ये देखिए लिख दिया ना, ही वॉज गोइंग फॉर द पिकनिक, ये पहला सेंटेंस आपका बन गया। उसके बाद फुल स्टॉप। अब दूसरा, राम ने क्या कहा? नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पिताजी अनवेल हैं। तो देखिए अगला सेंटेंस क्या है? टू दिस, टू दिस मतलब इस बात पर, प्रेरणा की इस बात पर राम। तो राम के बाद क्या लिखा है? आस्क्ड, एंसवर्ड या टोल्ड। अब मुझे पता है यहाँ एंसवर्ड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? एंसवर्ड आएगा। क्या आएगा? एंसवर्ड। अब आप पूछेंगे क्यों? अरे भाई ये क्वेश्चन था ना, पहले ये क्वेश्चन है, तो इफ आया, तो ये राम का सेकेंड लाइन क्या होगा? उत्तर ही होगा ना, ये रिप्लाई। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे, ये आस्क्ड नहीं आएगा और टोल्ड भी नहीं आएगा, एंसवर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट लाइन क्वेश्चन है तो सेकंड लाइन उत्तर ही होती है। तो प्रेरणा ने अगर क्वेश्चन किया तो राम का ये उत्तर है, तो उत्तर देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंसवर्ड। टू दिस, इस पर राम ने उत्तर दिया, एंसवर्ड। अब देखिए पूरा लिखा है, दैट ही कुड नॉट गो। अब देखिए लिखा है ना, आई कैन नॉट, तो आई की जगह राम की, अपने आप को राम आई बोल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ही। और कैन का क्या होगा? कुड। तो ही कुड नॉट, और गो अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज। अब माई फादर, राम बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हिज फादर। इज का वाज हो जाएगा। अब देखिए लिखा भी है बिकॉज। अब बिकॉज के बाद क्या आएगा? हिज। अब देखिए मैंने 3 ऑप्शन लिखा है, हर, दियर। अब हर और दियर तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि राम क्या है? मेल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिकॉज हिज फादर वाज अनवेल।
तो इसी तरीके से 3 ऑप्शन दिया रहेगा स्टूडेंट, समझ लीजिएगा। अब अगली लाइन देखिए, ये पूरा हो गया कि राम रिप्लाइड निगेटिवली, ये देखिए लिखा है ना, टू दिस राम एंसवर्ड, यहाँ पे एंसवर्ड के बाद यहाँ रिप्लाइड भी होना चाहिए था स्टूडेंट्स, एक लाइन एक्चुअल में। टू दिस राम रिप्लाइड निगेटिवली एंड एंसवर्ड, ऐसा कर सकते थे आप, ठीक है। राम रिप्लाइड निगेटिवली, निगेटिवली मतलब नो शब्द आया है ना, इसके लिए आपको यहाँ लिखना चाहिए, थोड़ा भूल गया है तो आप ध्यान देंगे। टू दिस राम रिप्लाइड निगेटिवली एंड एंसवर्ड दैट ही कुड नॉट गो, कि वो नहीं जा सकते, बिकॉज हिज फादर वॉज अनवेल, बिकॉज हिज फादर वॉज अनवेल। तो ये स्टूडेंट जो लाइन मैंने बोला है वो आप समझ लेंगे। आगे क्या लिखा है, फर्दर प्रेरणा सेड दैट, फर्दर मतलब और आगे, तब आगे प्रेरणा ने कहा कि, अब देखिए क्या कहा, आई विल प्रे, तो आई कौन बोल रहा है, प्रेरणा बोल रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सी। तो ये देखिए ही सी इट लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि प्रेरणा प्रे कर रही है। तो सेड दैट सी वुड प्रे, अभी देखिए विल किस में चेंज हुआ, वुड में, आपको पता ही है। तो सी वुड प्रे टू गॉड फॉर हिज स्पीडी रिकवर, फॉर हिज स्पीडी रिकवर। अब हिज की जगह पे फादर्स लिख दिया है, क्योंकि हिज किसके लिए आया है, उसके पिता के लिए ही आया है, राम के, तो इसीलिए हिज के स्थान पे हमने फादर्स कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये पूरी तरह से जो आप देख रहे हैं, ऐसे ही आपको कन्वर्सेशनल ये डायलॉग होगा और उसके नीचे ये सॉल्व भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह रहेगा, तो उसमें आपको ये 3 वर्ड ऐसे लिखे रहेंगे, तो वहाँ इफ़ आएगा या फिर आंसर्ड आएगा, या फिर ऐसे ये सब्जेक्ट है ना सी क्यों आया, क्योंकि प्रेरणा खुद बोल रही है, तो इसीलिए उसको सी बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये तो और भी आसान है। अगर आप यहाँ पे सब रूल समझ चुके हैं तो इसको फिल करना आपके लिए कठिन नहीं होगा। आई होप आपको मैं एक बार फिर से ये दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से इसको पढ़ सकें। यहाँ पे केवल स्टूडेंट्स एक ही बात ध्यान देनी है कि इसमें एक लाइन थोड़ा छूट गया था कि टू दिस, मतलब उसकी इस बात पर, किस बात पर, जो ये प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे होना चाहिए था राम रिप्लाइड निगेटिवली, क्योंकि ये नो एक बार पहले बोला है ना, राम ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं जा सकता, तो नहीं के लिए इतना लिखना पड़ेगा, टू दिस राम रिप्लाइड निगेटिवली एंड एंसवर्ड, एंड एंसवर्ड, तब ये उत्तर दे रहा है, आई कैन नॉट एंड एंसवर्ड दैट ही कुड नॉट गो, अब यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ही कुड नॉट गो बिकॉज हिज फादर वॉज अनवेल, ये देखिए वही लिखा है। क्लियर, बस इतना ही इसमें ध्यान देना था। आई होप स्टूडेंट्स आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये वीडियो हालांकि लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आई होप मैं एक बार फिर से आपको रूल्स दिखा रहा हूँ और आप अच्छे से इस रूल्स को समझ सकते हैं, और ये रूल्स आप समझने के बाद इसको आप प्रैक्टिस करते हुए याद भी कर सकते हैं। और जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया है उसमें सारे सेंटेंस के रूल्स लिखे हैं, आपको इंडिकेट करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये दोनों, ये जो है सिंपल सेंटेंस का है असर्टिव, और ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है एग्जाम्पल, और उसके बाद ये डोंट वाला गार्डनर, फिर ये डॉक्टर, फिर ये ब्रदर, फिर ये ग्रैंडफादर, ये सभी पूरे के पूरे आपके इंपरेटिव सेंटेंस के हैं, और लास्ट वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इसको समझ गए हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।